हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए देखते हैं बिना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे चैप्टर का नेम ही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका मीनिंग है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य स्वस्थ जननांगों और उसके किए गए कारणों से है। इसके अंतर्गत जन्म के सामाजिक और मानसिक भाव भी जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अ स्टेट ऑफ हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन इंक्लूडिंग सोशल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट रिलेटेड विद द सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव। एक ऐसी स्टेट जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक ऐसी हेल्थी स्टेट जहाँ पर वो नॉर्मल फंक्शन करता हो और उसके अंदर सोशली, मेंटली एंड इमोशनली एस्पेक्ट जुड़े हुए हो। किससे? सेक्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। और देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दौरान जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, एग्जाम्पल फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो टोटल जो हेल्थ है रिप्रोडक्शन की, वो है कि वो फिज़िकली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए, बिहेवियरली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम इन्हीं सबको पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कोज, उनका ट्रीटमेंट, उनके प्रिवेंट क्या क्या होते हैं, वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी कि जनसंख्या प्रस्फुटन, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सेक्स एजुकेशन की कमी। डिस्कशन कोई नहीं करता है इस बारे में। चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी कर दी जाती है। प्रेगनेंसी एट ईयरली एज, जब बचपन में शादी करते हैं तो फिर प्रेगनेंसी भी ईयरली एज में ही हो जाती है। देखिए, एक बार फिर से अगर आपके समझ में नहीं आया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य स्वस्थ जननांगों और उनके काम करने वाले कार्यों से है। देखिए, अ स्टेट ऑफ हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन इंक्लूडिंग सोशल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव, यानी कि जनन अंगों का स्वस्थ होना और उनका सामान्य रूप से कार्य करना, जैसे कि इसमें यौन संबंध और जनन से जुड़े सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक पहलू भी शामिल होते हैं। दूसरा देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ प्रजनन से संबंधित सभी पहलुओं से पूर्णतः स्वस्थ होना है, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है। अब जो अगला है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें देखिए, सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा होता है। लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की, शिक्षा की कमी होती है। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि ख़राब सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड डिस्कशन, मतलब यौन शिक्षा और चर्चा की कमी होती है। चाइल्ड मैरिज, यानी कि बाल विवाह। और प्रेगनेंसी एट ईयरली एज, मतलब कि कम उम्र में ही गर्भधारण कर लेना। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज, भारत में ऐसी कौन कौन सी युक्तियाँ अपनाई गई है जिससे कि उचित जनन स्वस्थ
को प्राप्त किया जा सके। विश्व में भारत ही एक ऐसा पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कार्य योजना प्रारंभ की और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन कहा गया, जो अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है, और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इनका मूल्यांकन भी किया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज यानी कि जनन स्वास्थ्य की रणनीतियाँ। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखिए फैमिली प्लानिंग 1951 यानी कि परिवार नियोजन 1951 में क्या हुआ। अ नेशनल स्ट्रेटजी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट नोन एज फैमिली वेलफेयर यानी कि सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय रणनीति जिसे अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नो नेम्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जिसे RCH बोला जाता है प्रोग्राम्स विद मच ब्रॉडर गोल्स सच एज यानी कि अब इस जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम कहा जाता है जिसके लक्ष्य पहले से अधिक व्यापक है, जैसे कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। दूसरा है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी यानी कि जनन की दृष्टि से स्वस्थ समाज बनाने के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करना। थर्ड देखिए क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड हेल्थ ब्रेस्ट फीडिंग एंड वैक्सीनेशन यानी कि बच्चों के स्वास्थ्य स्तनपान और टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना। अब देखिए क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड यानी कि जन्म नियंत्रण के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना। और लास्ट है वैक्सीफिकेशन यानी कि टीकाकरण। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है, क्योंकि क्या क्या हम और युक्तियाँ अपना सकते हैं इनके अलावा। बाय इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज यानी कि देखिए कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम इन निम्नलिखित उपायों को अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि बाय इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज मतलब विवाह की आयु बढ़ाकर। दूसरा है बाय एजुकेशन यानी कि शिक्षा द्वारा। और थर्ड है बाय इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन टू चाइल्ड बाय बर्थ कंट्रोल यानी कि जन्म नियंत्रण के माध्यम से दो बच्चों के जन्म के बीच का अंतर बढ़ाकर। थर्ड देखिए बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कि जन्म नियंत्रण और गर्भ निरोधक उपकरण, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आर द मीन्स विच एम टू प्रिवेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम कॉजिंग प्रेगनेंसी। एग्जाम्पल प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम यानी कि गर्भ निरोधक उपकरण वे साधन हैं जिनका उद्देश्य यौन संबंध के कारण होने वाली गर्भावस्था को रोकना है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के मिलाने को रोकना। अब देखिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस शुड बी, जैसे कि यूज़र फ्रेंडली यानी कि उपयोग में आसानी। दूसरा है ईज़िली अवेलेबल यानी ये आसानी से उपलब्ध हो जाना। थर्ड है इफ़ेक्टिव यानी कि ये प्रभावी है। और फोर्थ है विद नो साइड इफ़ेक्ट, कोई दुष्प्रभाव इसका नहीं है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक के प्रकार। फर्स्ट इज अ स्पेसिफिक मेथड यानी कि अंतराल विधियाँ। इसमें देखिए फर्स्ट ए जो है वो है नेचुरल फैमिली प्लानिंग यानी कि प्राकृतिक परिवार नियोजन। इसके अंतर्गत आता है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस यानी कि आवधिक संयम और लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि स्तनपान संबंधी अमेनोरिया। दूसरा देखिए इसमें आता है
बैरियर मेथड यानी कि अवरोधक विधियाँ, जैसे कि पुरुष कॉन्डम यानी कि मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम और डायफ्राम आता है इसमें। पहले इतना समझिए ये क्या होता है। डायफ्राम तक मैंने आपको बताया है, इतना समझिए। जो स्पेसिंग मेथड होते हैं वो टेम्परेरी मेथड होते हैं। जो फर्स्ट पीरियोडिक एब्सिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल स्त्री के मासिक चक्र के लिए किया जाता है, क्योंकि मासिक चक्र में ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, वो मासिक चक्र के 14वें दिन होती है। और ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के समय एग जो है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है या फिर द्वितीय अंडकोशिकी अवस्था में होता है, और ये स्टेज केवल 24 घंटे तक ही निषेचन के योग्य होता है। यदि इस 24 घंटे के दौरान शुक्राणु उपलब्ध होता है तो निषेचन की क्रिया होती है, अदरवाइज जो ये एग है वो नष्ट हो जाता है। अतः इस विधि में ओव्यूलेशन का संभावित दिन होता है, और यदि उससे 3 दिन पहले यानी कि 10वां और 3 दिन बाद यानी कि 17वां दिन, और यदि 10 से 17वें दिन के बीच का समय जो असुरक्षित काल कहलाता है, और इस समय जो एग को स्पर्म ना मिले तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है। बाकी इससे पहले और इससे बाद के वाले दिन सुरक्षित होते हैं। तो यदि इन 10 से 17वें दिन तक सहवास ना किया जाए तो एग को स्पर्म नहीं मिलेगा और निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और ये प्राकृतिक तरीके से जन्म को नियंत्रित कर सकता है। सेकंड जो मेथड है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया या स्तनपान अमारता, इसको बोलते हैं। ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि शिशु के जन्म के उपरांत यानी कि डिलीवरी के उपरांत जब तक माँ शिशु को स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस काल में ओव्यूलेशन और मासिक चक्र आरंभ नहीं होते हैं, यानी कि मासिक चक्र आरंभ नहीं होते हैं, और लगभग 6 माह तक ये विधि प्रभावी होती है। ये दोनों विधियाँ ही लेकिन पूर्णतः पूरी सुरक्षित नहीं है, इनमें असफलता की संभावना रहती है। सेकंड जो हम देखते हैं वो है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स यानी कि बाधा विधियाँ। ये अंडाणु का निषेचन रोकने के लिए विभिन्न यांत्रिक और रासायनिक के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है, जो यांत्रिक तरीके से भी हो सकती है और रासायनिक तरीके से हो सकती है। जो यांत्रिक युक्तियों के लिए होता है उनमें फर्स्ट है मेल कॉन्डोम। मेल कॉन्डोम देखिए, या कि इसको नर कॉन्डोम भी बोलते हैं। ये रबड़ का या पॉलीयूरेथीन की बनी हुई एक थैली जैसी रचना होती है, जो एक सिरे पर खुली होती है और दूसरे सिरे पर ये बंद होती है। अभी मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। इसके प्रयोग से पुरुष का वीर्य होता है वो कॉन्डम में ही रह जाता है, और उसे मार्ग ना मिलने के कारण निषेचन नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरी जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो है फीमेल कॉन्डोम। इसमें जो ये मेल कॉन्डोम जैसी ही होती है, जिसका बंद छोर एक बंद सिरा होता है, एक खुला सिरा होता है, जो कि स्पर्म को इसी में रोक देता है। इसके अलावा जो तीसरी युक्ति है वो है डायफ्राम। यह एक डोम शेप स्ट्रक्चर, रबड़ या प्लास्टिक की कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें गर्भाशय के मुंह को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो ये सभी डिवाइस होती है ये स्पर्म को एग तक पहुंचने में असहायक होती है, जिससे कि निषेचन ना हो और गर्भधारण ना हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल कॉन्डोम्स है और इसके नीचे ये फीमेल कॉन्डोम्स है। डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिनको IUCDs भी कहते हैं। इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मीन्स अंतः गर्भाशय युक्ति। इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि गर्भाशय के अंदर होने वाली युक्ति, यानी कि यूट्रस के अंदर होने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि
इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ये जो युक्तियाँ है ये डॉक्टर या अनुभवी नर्सों द्वारा यूट्रस में लगा दी जाती हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के अंतर्गर्भाशय जो इंटरयूटेरिन डिवाइस है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट इज़ अ कॉपर टी, जो मोस्ट पॉपुलरली यूज डिवाइस है। और इसका नाम, क्योंकि ये कॉपर और प्लास्टिक की बनी हुई होती है और इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल इंग्लिश के टी अक्षर के आकार की होती है। ये देखिए, इंग्लिश का जो टी वर्ड होता है ये बिल्कुल उसके जैसी है, इसीलिए इसको कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। ये कॉपर की और प्लास्टिक की बनी हुई हैं और टी इसकी शेप है, इसलिए इसको कॉपर टी बोलते हैं। इसी तरीके से एक और कॉपर की डिवाइस यूज़ की जाती है जिसको कॉपर 7 कहते हैं। सिमिलरली ये जो गिनती का 7 होता है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको कॉपर 7 कहते हैं। एक और युक्ति है जिसको मल्टी लोडेड 375 बोला जाता है और इसमें ये भी कॉपर की बनी हुई होती है, प्लास्टिक की और कॉपर की बनी डिवाइस होती है। ये तीनों ही डिवाइस कॉपर रिलीज़ करती है। कॉपर को रिलीज़ करने के कारण कॉपर आयन जब इससे रिलीज़ होता है तो शुक्राणु का जो फैगोसाइटिस की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है, जिससे शुक्राणु गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त और भी इंट्रायूटेरिन डिवाइस है जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ये तीनों तो डिवाइस जो है ये कॉपर रिलेटेड डिवाइस है जो कि स्पर्म की मोबिलिटी को कम कर देते हैं और जो निषेचन की क्षमता कम कर देती है। इसके अलावा जो और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ की जाती है वो हार्मोनल डिवाइस भी होती हैं, जो कि यूट्रस की वॉल को इस तरह कर देती है जैसे कि फीटस उसमें ना जाए। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है हार्मोनल। इसमें सबसे पहले जो है वो है पिल्स, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां। ये गर्भ निरोधक की अति सरल विधि है। इस विधि में गर्भ निरोधक विधि का सेवन किया जाता है। इन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं। ये गोलियां प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बनी हुई होती हैं। प्रोजेस्टेरोन जनभीय कहलाती है क्योंकि ये दोनों फीमेल हार्मोन, तो इसलिए। सेकेंड इज अ इंजेक्शन, एग्जाम्पल डेपो प्रोवेरा। ये जो माला डी है इसके मासिक चक्र के प्रथम दिन से अगले 21 दिन तक नियमित बिल्कुल लगातार लिया जाता है और मासिक चक्र के अंतिम 7 दिन तक इसे छोड़ दिया जाता है और जो नेक्स्ट मासिक चक्र जो होता है उसके पहले दिन से 21 दिन तक फिर से इसको लिया जाता है। इनकी जो ये दूसरी गोली जो सहेली होती है, ये सहेली इसका नाम है, सहेली नामक गोली सप्ताह में एक बार ली जाती है। सहेली गोली का निर्माण जो हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। सहेली नामक गर्भ निरोधक की खोज भारत में लखनऊ में केंद्र औषध अनुसंधान संस्थान में हुई थी। अभी मैंने बताया जो नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है इंजेक्शन। आजकल प्रोजेस्टेरोन के समान ही एक पदार्थ डिपो प्रोवेरा एक इंजेक्शन होता है, इससे भी गर्भ निरोधन किया जाता है। इसका एक इंजेक्शन 3 माह में एक बार दिया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लांट। ये जो इम्प्लांट है ये कैप्सूल होते हैं और इन्हें त्वचा के नीचे आरोपित कर दिया जाता है। जैसे कि हैंड जो है उसके की जो त्वचा है यानी कि अंडर आर्म्स के थोड़ा आगे यानी कि स्क्रीन हटाकर और उसके अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं और ये हार्मोन रिलीज़ करते रहते हैं क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन के रिलीज है वो रिलीज़ होता रहता है और 5 साल तक नहीं, कम से कम तो 3 साल तक ये प्रभावशाली होते हैं और गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो 4
फोर्थ है वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी प्रयोग किया जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यदि इसका उपयोग जो है वो असुरक्षित सहवास के 72 घंटे के अंदर किया जाता है। यदि असुरक्षित सहवास या गर्भ नहीं चाहते हैं तो उसके 72 घंटे के अंदर प्रिवेंट नाम की टैबलेट आती है, उसको ग्रहण कर लिया जाए तो गर्भधारण नहीं होता है। इसीलिए इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स भी कहते हैं। देखिए अब है परमानेंट मेथड यानी कि स्थायी विधि, और इसमें स्त्री और पुरुष अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि पुरुषों में इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में इसको बोला जाता है। यानी नर जनन तंत्र का एक भाग होता है वास डिफरेंसिया, इनको शल्य क्रिया द्वारा काटकर बांध दिया जाता है जिससे कि शुक्राणुओं का मान अवरुद्ध हो जाता है। इसे नर बंध्याकरण या वैसेक्टोमी बोलते हैं। इसी तरह फीमेल में भी ट्यूबेक्टोमी होता है। इसमें क्या होता है, जो मादा जनन तंत्र का जो पार्ट होता है डिम्ब यानी कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, उनको काटकर बांध दिया जाता है और मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से निषेचन की क्रिया नहीं होती है। स्त्री में इसे ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है और मेल्स में इसको वैसेक्टोमी बोला जाता है। ये कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। अब जो फोर्थ देखिए ये है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें देखिए इसको MTP बोलते हैं शॉर्टकट में। ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन यानी कि प्रेरित गर्भपात है। इट इज़ द मेडिकल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये अनचाही गर्भ व्यवस्था को समाप्त का चिकित्सक तरीका होता है। द बेसिक ऑफ सच टर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन मेडिकल ग्राउंड सच एज बर्थ डिफेक्ट्स इन चाइल्ड, proper growth of fetus, death of fetus. MTP is legally permitted up to 20 week of gestation। यानी कि इस तरह गर्भ व्यवस्था समाप्त करने के मुख्य चिकित्सीय कारण हैं जैसे कि बच्चे में जन्मजात रोग, बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि भ्रूण का असामान्य विकास होना या फिर भ्रूण की मृत्यु होना जैसे कारण शामिल होते हैं इसमें। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हमने बताया स्पेसिंग मेथड यानी कि स्थायी और परमानेंट यानी कि अस्थाई। देखिए जो स्पेसिंग मेथड है उसमें नेचुरल मेथड अभी हमने पढ़े हैं पीछे। नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और लैक्टेशनल एम्ब्रियो। उसी द्वारा बैरियर मेथड जो होता है वो होता है मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम एंड डायफ्राम। उसी के अलावा कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी ली जाती है जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोडेड 375। उसके अलावा जो हार्मोनल होती है उसको भी जैसे कि पिल्स, माला डी, सहेली। और इसके अलावा कुछ इमरजेंसी भी होती है जैसे कि पिल्स प्रिवेन जो कि प्रेगनेंसी के तुरंत बाद ली जाती हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और परमानेंट मेथड भी हमने पढ़ाया आपको, वैसेक्टोमी यानी कि और ट्यूबेक्टोमी। अब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी कि ऐसी डिसीज़ या इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होते हो उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ बोला जाता है। फर्स्ट इज साइफिल्स और सेकंड इज गोनोरिया। ये होता क्या है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं साइफिल्स की। ये एक यौन संचारित संक्रमण रोग है जो ट्रिपनोमिया यानी कि पैलेडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क फैला सकता है। शुरुआत में जननांगों या मुंह के आसपास दर्द रहित घाव हो सकता है। इलाज न होने पर बाद में त्वचा पर दाने, बुखार आदि हो सकते हैं। इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से संभव है यानी कि खासकर शुरुआती अवस्था में अगर पहले ही ध्यान दे लिया जाए तो इसको हम रोक सकते हैं। सेकेंड इज गोनोरिया। जो गोनोरिया है उसमें क्या होता है कि ये भी एक यौन संचारित संक्रमण रोग है जो कि नेसेसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से फैलता है।
ये भी एक व्यक्ति जो संक्रमित है उसके साथ यौन संपर्क से फैलता है। पुरुषों में पेशाब करते समय जलन और लिंग से असामान्य स्राव हो सकता है। महिलाओं में असामान्य योनि स्राव, पेशाब में जलन या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। कई लोगों में कोई लक्षण भी नहीं होते। इसका इलाज उचित एंटीबायोटिक से होता है। ठीक, अब देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के कुछ कॉमन सिम्टम क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल ऑर्गन, जो हमारे जननांग है उनसे अगर कोई असामान्य स्राव होता है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। दूसरा, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि मूत्र विसर्जित करते हुए, निष्कासित करते हुए अगर पेन होता है तो ये भी कॉमन सिम्टम होता है। पेन इन द लोअर एब्डोमेन, यानी कि जो जेनाइटल एरिया है उसमें पेन होता है। अब इनको हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यदि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हमें नहीं रहना है। सेकेंड इज़ द मेंटेन सेक्सुअल हाइजीन, जो सेक्सुअल हाइजीन होते हैं उसको मेंटेन रखना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा करना चाहिए। यूज़ कॉन्डोम्स करेक्टली, कॉन्डोम्स का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। ईयरली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट आर इम्पोर्टेंट, जल्दी अगर इसका इलाज किया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इनफर्टिलिटी क्या होता है। इन द वर्ल्ड देयर आर सम कपल्स हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस। This can be due to various reasons such as physical, mental, psychological factors. The reproductive incapacity of such individual is called infertility. विश्व में कुछ ऐसे कपल्स यानी कि शादीशुदा लोग हैं जो प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होते। दिस कैन बी ड्यू टू, जिसके कारण बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, जैसे कि फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। जो रिप्रोडक्टिव इनकैपेसिटी होती है कुछ लोगों में, उसी को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब इस इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है। सम इम्पोर्टेंट मेथड आर फॉलो। फर्स्ट इज़ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IEF। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी देखिए। सम वुमेन आर अनेबल टू कंसीव चिल्ड्रन नेचुरली। इन सच वुमेन द ओवरीज एंड ट्यूटस आर नॉर्मल बट द फैलोपियन ट्यूब्स आर कंसिडर्ड टू बी ब्लॉक। फर्टिलाइजिंग द वुमेन्स एग विथ टू मेंस स्पर्म इन अ लैब। देखिए कुछ महिलाएं बच्चा कंसीव करने में सक्षम नहीं होती नेचुरली। ऐसी महिलाओं में जो ओवरीज और जो गर्भाशय है वो तो सामान्य होता है, लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हुई होती है। ऐसे में लैब के अंदर वुमेन के एग को और मैन के स्पर्म को फर्टिलाइज कराया जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो था लुइस जॉय ब्राउन, और जो इंडिया की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो थी कनुप्रिया अग्रवाल। अब देखिए कुछ और टेक्निक भी होती है, जैसे कि सबसे पहली टेक्निक है जिफ्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। यह एक सहायक प्रजनन तकनीक है जिसमें जाइगोट या प्रारंभिक जो फीटस होता है उसको फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है ताकि उसका आगे विकास हो सके। तो इसमें लिखा है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र इज़ एन एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन विच a zygote या early embryo is transferred into the fallopian tube for further development. Second is a gift. इसकी फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। यह भी एक सहायक प्रजनन तकनीक है जिसमें स्पर्म और निषेचित न हुए अंडाणु सीधे फैलोपियन ट्यूब में डाले जाते हैं। देखिए गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इन विच द स्पर्म एंड इनफर्टिलाइजिंग एग आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर कुछ एक नोट है, जो कि फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड द वुमेन बॉडी इन द फैलोपियन ट्यूब, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये वुमेन्स के बॉडी के इनसाइड होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।